सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज अपना डे 10 है, जिसमें हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और उन 30 क्वेश्चंस में आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी से रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स प्योर मैथ्स पोर्शन के रहते हैं, जो कि अप टू 8th 9th लेवल आपसे पूछा जाता है। लास्ट में आपका ये यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न विद शिवेन सर नाम से, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। अब तक की वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज अपने डे 10 की शुरुआत आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे मैथ्स के हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग अपने पेडागोजी पार्ट के देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड्स ट्रू फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स को लेकर के कौन सी प्रॉपर्टी सही है, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए देखते हैं एक वन बाय वन। पहला ऑप्शन हमारे पास है कम्यूटेटिविटी इन सब्सट्रैक्शन। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है यहाँ पर आपको ऑर्डर मेंटेन करना रहता है, मतलब ऑर्डर चेंज करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, मैंने ए और बी कोई भी दो इंटीजर ले लिया, अगर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है और ये दोनों क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, तो इनका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी को पहले लिख के ए को भी बाद में लिखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक छोटा सा एग्जांपल भी लेकर के इसको सिंपली डिस्कार्ड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया 4 - 3 और यहाँ पर ले लिया 3 - 4। यहाँ पर आपके पास आंसर 1 आएगा, यहाँ पर आपके पास आंसर -1 आएगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर गलत करेंगे। सेकंड है एसोसिएटिविटी इन डिवीजन। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है, सिंपली आपको यहाँ पे तीन इंटीजर्स लेने हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं 2 3 4। तो क्या करना है, 2 को हमने डिवाइड किया 3/4 से। ठीक है, डिवीजन की बात हो रही है, इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले फ्रैक्शन को या पहले इंटीजर को हमने अगले दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन से डिवाइड किया, या फिर आप यहाँ पे पहले दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन बनाइए, उसको डिवाइड करिए तीसरे इंटीजर से, ये आपका इक्वल आना चाहिए। ऐसा एसोसिएटिविटी इन डिवीजन का कहना है। ये भी हमारा बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा 8/3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको ऊपर भेजने की, तो ये 4/1 फ्रैक्शन है, ऊपर आएगा तो 1/4 होगा, और 1/4 का मतलब हो गया 2/12। तो ये भी हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, तो एसोसिएटिविटी इन डिवीजन भी हमारा यहाँ पर गलत होगा। क्लोजर इन सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो इंटीजर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ऐसा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। तो सिंपली यहाँ पर ये सही होगा, इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जो इसे गलत कर सके। एग्जांपल के तौर पर मैं कई एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 4 - 4, सेम नंबर ले लिया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये दोनों में इंटीजर है और 0 जो आंसर आ रहा है वो भी हमारा इंटीजर होगा। सिंपली हमने जैसे 4 - 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 आया, ये भी हमारे पास इंटीजर मिला। इसी का अपोजिट कर दिया, 2 - 4 कर दिया तो आंसर में -2 आ रहा है, ये भी हमारा इंटीजर होगा। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लोजर इन डिवीजन। क्लोजर एंड डिवीजन का मतलब हो गया कोई भी दो इंटीजर आप डिवाइड करें, आपको आंसर में इंटीजर ही मिले। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल अगर 6/2 लेते हैं तो इसका आंसर जो आएगा 3 आएगा, इंटीजर मिल रहा है। लेकिन उसी जगह पर 6/3 की जगह पर अगर आपने 5/3 ले लिया तो 5/3 का जो आंसर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट में समथिंग आएगा। पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो हमारे इंटीजर नहीं होते, इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा डिसकार्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, या क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कह लीजिए। वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखते हुए ही हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे 8 माइनस बिग ब्रैकेट है, -2 × -3 दिया हुआ, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ पे हमको 6 देखने को मिलेगा प्लस का, माइनस, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया है। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद 2 माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस 4 - 5 की वैल्यू आपकी होती है -1 यहाँ पर। ठीक है, फिर से आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे और बिग ब्रैकेट लगाएंगे। अभी इसी के अंदर हमें इसको सॉल्व करना है। 8 माइनस ये हो जाएगा 6, अब ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये हो गया -3। अब 6 - 3 हमारे पास 3 आया, 8 - 3 हमारे पास हो जाएगा ओवरऑल 5। आंसर थर्ड, इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे।
क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने हैं, कौन किससे बड़ा छोटा है उसको पता करने के लिए आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 2, 3, 4 और 8 ये 4 नंबर देखने को मिल रहे हैं। इनके एलसीएम सबसे पहले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपको डिनोमिनेटर्स में वही बनाना है, उसके बाद हम लोग उसका कंपैरिजन न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर बात करें 2, 4, 8 की, तो 2, 4, 8 में 8 आपका एलसीएम हो जाएगा और ये 3 का 3 है, तो 8 इंटू 3 आपको कितना मिल गया, 24 मिल गया। 24 आपका इसका इन सभी का एलसीएम होगा। 24 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 4 जा ऊपर 32 हो जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 24। जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कराएंगे। यहाँ पर आपको 12 से कराना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका -36 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 24। फिर आपका यहाँ पर 8 3 जा 24, तो ये हो गया माइनस का 27 और अपॉन में 24। वापस से यहाँ पर 4 है तो 6 4 7 6 जा 42 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 24। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे 42 अपॉन 24, 42 अपॉन में 24 सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर 32 अपॉन में 24, किस फ्रैक्शन को आपने क्या लिख रखा है ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने सेम उसी ऑर्डर में लिखा जैसा कि हमारा ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिला 7/4, 7/4 के बाद 4/3। ऑप्शन आपके पास दो है, एक फोर्थ वाला है और एक थर्ड वाला है, तो दूसरा तीसरा तो सिंपली हम पहले ही काटेंगे क्योंकि यहाँ माइनस दे दिया पहले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे डिस्कार्ड होंगे। फिर उसके बाद जैसे ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव नंबर में जो न्यूमरेटर में बड़ा है वो नंबर बड़ा ही होगा, लेकिन निगेटिव की जब बात आती है तो उसका अपोजिट देखा जाता है, जो बड़ा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 27 बाई माइनस का 27/24 पहले आएगा और उसके बाद आपका आएगा माइनस का 36/24। कहने का मतलब आप सबसे पहले ऑप्शन रखेंगे माइनस का 9/8 और फिर ऑप्शन में आपका आएगा माइनस का 3/2। तो ये लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है, -3/2 इन्होंने यहाँ पे पहले लिख दिया, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर डिस्कार्ड होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कह रहा है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 34 या क्वेश्चन नंबर 4 कह सकते हैं। इफ 15 टू द पावर a और इसका होल पावर bc है, 5 टू द पावर ab और इसका होल पावर c है, डिवाइड में इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, व्हेन a इज इक्वल्स टू 2 c इज इक्वल्स टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसके लिए हमें b निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए b आपको देखने को मिल रहा है, तो b निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर सिंपली इनका मल्टीप्लाई हम करा सकते हैं एक्सपोनेंट के रूल से, a की पावर b टू द पावर c है तो यहाँ पर a की पावर bc होता है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 की पावर a b c और सिमिलरली उसी तरीके से नीचे भी हमारे पास a b c देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, पावर सेम है तो 15/5 आप यहाँ पर एक साथ लिख के इसका होल पावर a b c लगा सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर हो गया यहाँ पर ए बी सी और 1 यहाँ पर 3 आ रहा है अगर बेस में, तो बेस में 3 बनाने के लिए 1 लाने के लिए आप 3 की पावर 0 लिख सकते हैं ताकि आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकें। यहाँ से कंपेयर करने पर ए बी सी का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो सिंपल आगे यहाँ पर हम पुट करते हैं तो बी हमको यहाँ से सिंपल सी बात है 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, इसमें पुट करिए। 5 टू द पावर a है तो a का आपने 2 रखा, b प्लस c मतलब 0 प्लस 3 हो जाएगा और अपॉन में आपको देखने को मिलेगा 5 टू द पावर a प्लस 2, a प्लस 2 का मतलब हो गया 2 प्लस 2, यहाँ पे हो गया 6, नीचे आ गया 5 की पावर 4, कैंसिल आउट होगा तो आपको मिलेगा 5 की पावर 2 जो कि होता है 25। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। What is the difference between the smallest 6-digit odd number and the largest 4-digit even number found using the digits 830514? ये आपके पास टोटल 6 डिजिट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से हमें ये सारी चीजें करनी है। When repetition of digit in a number is not allowed, repetition भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इसमें हमें क्या करना है। डिफरेंस तो निकालना, चलिए इसकी बात छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर की, वो भी किस नंबर की, ऑड नंबर की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट किसका यूज करके, इन नंबर्स का यूज करके। तो नंबर हमारे पास क्या है, पहले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद आपके पास 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, उसके बाद 8 है।
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट के लिए आप 0 से शुरुआत करने की गलती पहली बात तो ना करिएगा, क्योंकि वो अगर आपने 0 से शुरुआत किया तो डिजिट जो है वो 5 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको 1 और 0 को इंटरचेंज करना है। 1 0 फिर आप इसको सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो ये आपका सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बनके तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर बात की गई है 6 डिजिट के ऑड नंबर की, तो ये है क्या हमारा इवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लास्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करा दीजिए, 1 0 3 4 और ये आपको हो जाएगा 8 5। ये जो आपके पास नंबर आया वो हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर है। नेक्स्ट आते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पे, वो भी इवन, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट पे। लार्जेस्ट 4 डिजिट के लिए आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 8 के बाद 5 5 के बाद 4 4 के बाद 3। लेकिन यहाँ पर बात की गई है इवन नंबर की और ये हमारा क्या है, ऑड है। यहाँ पर आप चीज एक गलती अक्सर बच्चे करेंगे, क्या यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 8 5 3 4 कर दिया, यहाँ पे इवन दिखा बस शुरू। ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 8 5 4 यहाँ पर दो नंबर ऐसे हैं जिनका यूज अभी हमने नहीं किया, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट यहाँ पर तो अपोजिट कर लिया क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं था, यहाँ पर नंबर है। तो पहले चेक करिएगा यहाँ पर कि 3 के अलावा कोई और नंबर से हमारा काम बन सकता है कि नहीं। यूज हमने अभी किसका किसका नहीं किया, 0 का और 1 का। 3 तो यूज हो चुका है जो कि हमारा ऑड है, चाहिए क्या इवन। 1 करेंगे तो भी हमारे पास ऑड ही आएगा, हम क्या करने वाले हैं 0 को लेने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास 8 5 4 0। किसकी बात की गई थी, लार्जेस्ट की। ध्यान से देखिए 8 5 3 4 में 8 5 4 0 में कौन सा बड़ा 4 0 है, तो ये गलती यहाँ पर मत करिएगा। ये हमारा वो 4 डिजिट क्या है, इवन नंबर है जो कि हमारा लार्जेस्ट होगा। इनके डिफरेंस की बात की जा रही है, तो सिंपली आपको क्या करना है 1 0 3 4 8 5 को सबट्रैक्ट करा देना है 8 5 4 0 से, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 9, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 9। 9 4 9 4 5, 9 4 9 4 5 पहला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इफ 8 persons can complete a work in 9 days, then in how many days will 12 persons complete the same work। ये हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। आप अगर पर्सन की बात करें, पहले काम का जो ब्यौरा दिया गया है पर्सन 1 इंटू डे 1 कितना दिन उनको लग रहा है मतलब, और पर्सन 2 इंटू में उनको कितना दिन लग रहा है, ये सिंपली फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, यूज करके आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस एक ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। पर्सन कितना यूज हो रहा है, पहले बार में हमारे पास 8 लोग यूज हो रहे हैं, कितना दिन लग रहा है 9 दिन लग रहा है। दूसरी बार में इन्होंने बात की है कि हाउ मेनी डेज कितने दिन लगेंगे अगर वहां पर 12 लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेज को हम x ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा 8 इंटू में 9 अपॉन में 12। ये हो गया हमारा 4 2 8 4 3 12 और ये हो गया 3 3 9 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 6, मतलब 6 दिनों में काम क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। कितने लोगों द्वारा, 12 लोगों द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, बाकी इसकी किताबी मेथड भी है जो बुकिश मेथड है, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इफ 3x माइनस 1/2x की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसका स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर हमको मिलेगा, और इस पूरे का अगर स्क्वायर होगा तो हमें 1/4x स्क्वायर होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 1/2x का होल स्क्वायर इस तरफ, और यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर हमारे लिए हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, जिसकी वैल्यू में निकालनी थी। माइनस का 2 टाइम्स a की वैल्यू आपके पास 3x है, b की वैल्यू आपके पास 1/2x है, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 64। x से आप x कैंसिल कर सकते हैं, 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 3 बचा, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो 64 प्लस में 3 मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 67 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इफ 0.5 इंटू में ये आपका दिया है, ठीक है, वैल्यू दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1। इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 आपको मिलेगा 5/10 के रूप में,
और अंदर में आपका माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस का 0.6 और ये माइनस माइनस प्लस 0.2 हो जाएगा, तो प्लस पहले लिख लेते हैं। 0.2x का मतलब हो गया 2x/10 और दूसरा माइनस में आएगा 0.6 मतलब 6/10। इतनी बात क्लियर है। इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा आपका 3x/10। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। माइनस का ये हमारा हो जाएगा 2/10। अब यहाँ पर क्या करिए आप, तो x वाले पार्ट को एक तरफ करिए तो ही जल्दी होगा। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ये आपका हो गया 10x/100 और ये 3x था, प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 3x/10 इज इक्वल्स टू में माइनस का 2/10 इधर बच रहा है और ये जो पार्ट है 5/10 मल्टीप्लाई माइनस के साथ उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में आके कितना हो जाएगा 6×5 = 30 अपॉन में 100। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं 100 का तो यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब 10 - 30 माइनस का 20x। और यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं 100 का तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब माइनस का 20 प्लस का 30, ये आपको हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा माइनस एक्स, इधर कर लेते हैं माइनस का x अपॉन में 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 1/10। ठीक है, तो ये हो गया 5×2 = 10 और x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास माइनस का 1/2। आपको वैल्यू निकालनी थी 2x + 1 की, मतलब 2 के साथ -1/2 और प्लस में 1, ये हो गया आपका -1 + 1 आपको मिलेगा 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, which one of the following expressions is equal to 5x - 2? 5x - 2 के बराबर कौन सा होगा, इसको देख लेते हैं। नीचे 4 है, मतलब ऊपर 4 का फैक्टर आपको निकलना चाहिए तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ते चलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 4 3 = 12, 12x प्लस 4 2 = 8x, मतलब 12x प्लस 8x हो गया आपका। कितना सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, 20x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया 3 3 = 9 और माइनस का 20, 9 - 20 आपको मिलेगा माइनस का 11। यहाँ पे आप 4 कॉमन नहीं मिलने वाला 11 की तरफ से। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आएंगे 5 2 = 10 और कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट को देख लेते हैं। 5 2 = 10 और यहाँ से आ जाएगा 10 - 2, 10 - 2 आपको 8 मिला। फिर यहाँ से आ गया आपका 5 - 2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 10x और माइनस का 10x मतलब माइनस का 20x। यहाँ से आपको 4 कॉमन देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही। 4 कॉमन करेंगे तो 4 2 = 8 माइनस 5x और अपॉन में 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 - 5x आ रहा है, 5x - 2 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 6 5 = 30, 30 - 10 आपके लिए आ जाएगा 20x और माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, माइनस का 24 प्लस का 15 आपके लिए हो जाएगा 9। ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। 9 में 4 कैसे निकालेंगे, 3 2 = 6 x, 6x और 14x, ये हो गया आपका 20x। 2 1 = 2 माइनस का 10, 2 - 10 आपका माइनस का 8 हो गया, नीचे आ जाएगा 4। ऊपर से अगर आप 4 कॉमन करते हैं तो ये हो गया आपका 5x - 2 और नीचे आ जाएगा 4, ये कैंसिल होगा, 5x - 2 मिल रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन 4000, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, एट 10% पर एनम, ये आपका रेट है, फॉर 2 होल 1/2 years, 2.5 साल की बात कर रहे हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में r अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, जहां पर आपके पास p प्रिंसिपल हो गया, r रेट हो गया, n क्या है टाइम है, लेकिन ये पर ईयर के लिए होगा तो 2.5 साल के लिए निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 साल के लिए निकालेंगे। क्या करना होगा उसके लिए, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास है 4000, क्लियर है। 1 प्लस में रेट आपका 10 है तो 10 अपॉन 100 रहेगा और ये हो जाएगा आपका पावर 2। पहले 2 साल के लिए निकालेंगे, फिर हाफ ईयर का निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे हाफ ईयर का निकालते हैं, फिर कैसे हम उसको ओवरऑल करेंगे। तो अमाउंट यहाँ से आपका हो जाएगा 4000, ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। 100 प्लस 10 110, 110 अपॉन में 100 और वापस से 110 लिखेंगे अपॉन में 100, क्योंकि पावर कितनी है 2 है, ठीक है। तो 2 जीरो, इन 2 जीरो को काटेगा, एक जीरो और है, एक जीरो और है, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, कैंसिल हो गया।
अब यहाँ से नीचे तो आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। 11 इंटू 110, 11 हो गया 121, 0 इनका मल्टीप्लीकेशन ये आया, इंटू में 4 कितना हो जाएगा 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8 और 4 1 4, 4840 आपका क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे अगले जो हम आधे साल की बात करने वाले हैं उसके लिए प्रिंसिपल बनेगा। अब आधे साल में क्या चेंज करना होता है वो चीज देखिएगा। उसके लिए अमाउंट आप यहाँ पर आ जाएगा 4840 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में रेट जो आपका 10% था, हाफ ईयर का निकालेंगे 1 हाफ ईयर। ठीक है, तो वहां पर रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में 100 और टू द पावर 1, क्योंकि एक हाफ ईयर का निकाल रहे हैं। और यहाँ पर हो गया ये हमारा 4840 इंटू में 105 और अपॉन में 100, तो इसका एक जीरो इसको कैंसिल आउट करेगा, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे करा रहे हैं 2 4 2 का 20 प्लस 1 से 21 की बात हो रही थी, तो ये हो जाएगा हमारा, वापस से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4840 और प्लस में 242, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2448, 8 और 2 10 और ये हो जाएगा 5, 5082 था कितना हमारे पास 4000 था, और 5082 में 4000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1082। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1082। ठीक है, क्लियर है किस पैटर्न पे किया है, जल्दी भी हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जो बातें यहाँ पे बताई है बस आपको यहाँ पे रेट का ध्यान रखना है जब भी ये हाफ ईयर आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जैसे कि सिंपली ये कर लिया हमने, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा एडजेसेंट होगा, या फिर हम इसकी अगर बात करें तो इसके साथ ये वाला एंगल एडजेसेंट होगा। ठीक है, ये चीज देखिएगा। तो बोल रहा है द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री का भी होना जरूरी है, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, नहीं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ये भी नहीं कह सकते, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर होगा। ठीक है, लीनियर पेयर, सिंपली यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक ऐसा पेयर है जिनका सम क्या देता है हमको 180 देता है। अगर ये ए है ये बी है और लीनियर पेयर कहते हैं हम इसको, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। टू लाइन सेगमेंट्स, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 42, टू लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बना लेते हैं AB CD, ये हो गया हमारा AB लाइन, ये हो गया हमारा C और D लाइन, बीच में हम बना लेते हैं O बनाने से पहले, चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोल रखा है, एंगल OAC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। OAC कहने का मतलब आप इसको ज्वाइंट कराएंगे, ठीक है, तभी ये आपका बनेगा, और ये कितना बन गया 40 बन गया। अच्छा ठीक है, OCA आपका 60 है, OCA मतलब ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया 60 हो गया, बहुत सही। फिर आपका ODB दिया हुआ है, तो ODB मतलब आपको इसको ज्वाइंट कराना पड़ेगा, तो ODB कितना दिया है 50 डिग्री दिया हुआ है, बना लीजिए भैया। OBD आपका यहाँ पर दिया हुआ है, OBD ये वाला पार्ट x दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, x ही निकालना है, तो x निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए AOC में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए 6 4 10 और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 80, क्योंकि ये 100 हो गया तो ये 80 तभी 180, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 80 तो ये भी 80 हो गया, और 8 5 13 130, तो ये मेरे भाई साहब वापस इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये हमारे पास कूदता हुआ 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है भाई, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A एंगल P के बराबर है। चलो बना के फिर काम करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा A B C और ये हो गया P Q R। एंगल A जो है वो अपना एंगल P के बराबर दिया है, डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर है, ध्यान रखिएगा, फिलहाल जो मैं डिनोट कर रहा हूँ वो सही तरीके से उसमें गौर करिएगा। AB की जो वैल्यू है वो हमारा PR के बराबर है, AB हमारा PR के बराबर है। ठीक है, AC जो है हमारा वो
पी क्यू के बराबर होगा, मतलब इस साइड के बराबर है। क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने वो दी है 3x माइनस 5, ये हो गया हमारा 3x माइनस का 5, ठीक है। और बी सी हमारे पास x प्लस 7 दिया हुआ है, ओके x प्लस 7, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए आइए, आप यहाँ पर ट्रायंगल BAC BAC और ट्रायंगल BAC लिया हमने, तो RPQ लेंगे। इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या? बाई SAS से हम इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। BAC पहले एक साइड एंगल फिर साइड, और यहाँ पर RPQ साइड एंगल और फिर एक साइड। तो SAS से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसकी जो तीसरी साइड आपको दिख रही है BC और QR, तो ये बाई CPCT आप इसको इक्वल बोल सकते हैं। BC इज इक्वल्स टू QR। अगर इनको इक्वल बोल सकते हैं तो कहानी खत्म हो गई। क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 3x माइनस का 5, x 3x को इधर बुला लीजिए तो माइनस 2x हो जाएगा, x माइनस 3x, और 7 को उधर भेज दीजिए तो 7 5 12 माइनस का 12 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से 6 आ रही है बड़े प्यार से, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कॉन्ग्रुएंसी पे है, बहुत आसान क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी वाले में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ट्रायंगल ABC बना लेते हैं भैया। ABC BA इज इक्वल्स टू BC, BA BC के बराबर है। डायग्राम पे मत जाइएगा, खाली सब इमेजिन करिए। BA BC के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। इफ AE एंड CF आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C, एंगल A का बाइसेक्टर हमारे पास दिया हुआ है E, और C का बाइसेक्टर दिया हुआ है F। लाइन थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन भावनाओं को समझिएगा सिर्फ। तो पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लेफ्ट साइड में आपके पास AFC ही है, पहले AFC को टारगेट कर लेते हैं। AFC, उससे पहले क्या करना है हमको, बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है ये वाला वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये बात। फिर और हमारे पास एक चीज पहले ही दे रखा था, ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगा, मतलब दो साइड है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल बता दिया इन्होंने, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो एंगल भी इक्वल होंगे। जो साइड बराबर है उसके अपोजिट एंगल, मतलब F, ये AB साइड के सामने C एंगल है और BC साइड के सामने A एंगल है। कहने का मतलब ये जो बाइसेक्टर इन्होंने बनाया है ये इक्वल है, ठीक है। और उससे क्या मिलेगा, जो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये दोनों भी होंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल लाइन, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास AFC पूछा गया है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो A का मतलब हो गया आपके पास ये, फिर F और फिर C। A में ध्यान से देखिएगा पूरा A आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा C आना चाहिए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। तो AFC, A फिर बाइसेक्टर की तरफ, फिर दूसरे बाइसेक्टर की तरफ गया है, ठीक है। बाइसेक्टर का पॉइंट फिर बाइसेक्टर एंगल की तरफ, तो यहाँ से आना चाहिए C, और फिर बाइसेक्टर की तरफ मतलब CE, और वापस आना चाहिए A की तरफ, मतलब हमें इससे कॉन्ग्रुएंसी में मिलेगा, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, और यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा। A का ध्यान रखिएगा, A पूरा है तो यहाँ पर C पूरा होगा, तो C हमने लिया। C के बाद हम कहाँ पर आ रहे हैं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे बाइसेक्टर के पॉइंट पे गए, तो यहाँ से हम पॉइंट पे आएंगे इसके E पे, C के बाद E, बाइसेक्टर पॉइंट के बाद ये सीधा एंगल के पास गया है, तो ये भी सीधा बाइसेक्टर एंगल के पास A पे जाएगा। तो CEA आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्या है, इफ FEV are respectively the number of faces, edges and vertices of hexagonal prism। hexagonal prism का मतलब हो गया आपको हेक्सागन देखने को मिलेगा, उसका बेस और उसका टॉप, और बाकी लाइन से उसको हम लोग मैच करा देते हैं। एग्जांपल में दिखाता हूँ फिर आपको यहाँ पर बात करेंगे। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म का।
दो दो चार दो छः, ऊपर 6 लाइन है, नीचे आपको 6 दिखने को मिल रहा है, मतलब हेक्सागन हेक्सागन। उसके बाद उनके वर्टिसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात करें तो फेसेस हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 6 तो इसके हो गए अगल बगल वाले, ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, ऐसे एक ये हो गया, फिर इसके बगल ये हो गया, फिर उधर पीछे, तो टोटल 6 हो गए, ऊपर नीचे मिला करके ये हो गया 8, ठीक है। एजेस की अगर हम बात करते हैं, एज का मतलब हो गया हमारे पास लाइन। तो अगर ऊपर ऊपर बात करें तो ऊपर आपको 6 लाइन देखने को मिल रही है, नीचे आपको 6 लाइन देखने को मिलेगी, और ऐसे घुमाने में ये जो लाइन लंबी लंबी आ रही है, ये 6 देखने को मिलेगी। तो 6 3 18 आपके पास एजेस होंगे। वर्टिसेस कितनी हो जाएगी, 6 ऊपर 6 नीचे 12, ठीक है। तो यहाँ से अब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फेस हमारे पास आया है 8, फेस 8 है, एज और वर्टिसेस, एज हमारे पास 18 और वर्टिसेस हमारे पास है 12, एज हमारे पास 18, वर्टिसेस हमारे पास 12। क्लियर है इतनी बात। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कराएगा वो फटाक से देखना पड़ेगा भाई, ये तो है थोड़ा सा काम का, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 12 चौक आपका हो गया 48, प्लस का ई 2 टाइम्स है मतलब 36 हो गया, माइनस का 24, ये हो गया 24, और 24 प्लस 36 बिल्कुल नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3f की बात करते हैं तो 3f आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 प्लस में 4b 48, और प्लस माइनस का 2e 18 दूनी 36। यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये 36 आना चाहिए, माइनस ये 36 तब आता जब ये 72 होता, 8 4 12 और 4 2 6 7, माइनस 36 36 36 72, सही आ रहा है ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट आते हैं 4b, फिलहाल यहीं पे खत्म कहानी करिएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं 4v, मतलब हो गया 12 चौक 48, प्लस में 2e मतलब 36, और माइनस का 3f 8 त्रिक 24। तो यहाँ से ये क्या सेम है कुछ ऐसा, 3f, ये देखिए सेम दे रखा है इन्होंने। अच्छा यहाँ पे 38, ये सही सेम था, इधर 36 है इधर 38 है, तो ये क्या आ रहा था हमारे पास, ये 24 हो गया, 24 और 36 ऐड करेंगे तो 38 भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3f की बात करते हैं, 3f मतलब हो गया 8 त्रिक 24, और 4v मतलब ये हो गया प्लस में 48, माइनस 2e हो गया आपका 36। तो ये वापस से हमारे पास कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, जो कि ये आपके सामने है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दो ऑप्शंस आपके सेम है, LHS और इनका भी LHS आपका सेम है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका आंसर हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या कह रहा है देखते हैं। Two sides other than hypotenuse of a right angled triangle are 16 centimeter and 30 centimeter, then length of the smallest altitude of the triangle. Oh, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके लिए, ठीक है। एक और पहले मैं स्टार बना चुका हूँ एक क्वेश्चन पे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, ठीक है, ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस बेस के लिए आपको ये एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है, और इस बेस के लिए ए बी बेस के लिए बी सी आपको एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। अगर हम ए सी बेस लेते हैं तो जो एल्टीट्यूड हम बनाएंगे वो हमारा स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है, पहली बात। और इन्होंने इसी की बात की है कि आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसको हम h मानते हैं। और यहाँ पर दे रखा है 16 और 30 किसको, अदर देन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक को आप 16 मान लीजिए, एक को 30 मान लीजिए, और हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं दिया हुआ है, उसको हम x लेते हैं। तो यहाँ पर इस बहुत ही सिंपल है, 9th या 10th में आपको इसका फॉर्मूला बताया जाता है, h इज इक्वल्स टू में जो हाइपोटेन्यूज के अदर साइड्स हैं, अगर इनको हम a ले लेते हैं, इनको b ले लेते हैं, तो h इज इक्वल्स टू आप यहाँ पर लिखेंगे a b, और अपॉन में x, हाइपोटेन्यूज x है, मतलब जो दोनों साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस, उनका मल्टीपल अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हमारा h होता है, ठीक है। इसका प्रूफ आप लोग नेट से देख सकते हैं, फिलहाल उस पर हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो x निकालने के लिए क्या करना है, हमें हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जिससे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16 का स्क्वायर 256, और प्लस में 30 का स्क्वायर 900। तो ये हमारे पास आ गया 6 और 5 और 9 और 2, ये हो गया 11, 1156 आपको एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 3 तरीक का 9, 900 हो जाएगा, और 4
1600 हो जाएगा, मतलब ये आपका होना चाहिए 34 का स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 34 देखने को मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपके पास 34 आ गई तो यहाँ पे आप सिंपली h की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू a इंटू बी, मतलब 16 इंटू में 30 और अपॉन में 34। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 4 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 70, 8 त्रिक 24, 240 बटे 17। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आएगा नीचे। 17 किसमें, एक ही में दिख रहा है देखने को, कटेगा तो है नहीं ये 17 से। 17 17 70 नहीं नहीं कटेगा, तो मतलब ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसका प्रूफ जरूर देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रूफ है, एक दो लाइन का प्रूफ है। अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं तुरंत उसको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 अपना क्या कह रहा है भैया, the ratio of the base radius and height of the cylinder is 5:2। मतलब बेस रेडियस, आपका रेडियस दिया हुआ है 5x और हाइट दिया हुआ है 2x। इफ द रेडियस इज 35, अच्छा रेडियस दे भी दिया है, रेडियस यहाँ पे 35 दे रखा है। देन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर TSA होता क्या है, 2 पाई r r प्लस h। क्लियर है, पाई हमको 22.7 लेना है। तो सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। R 5x भी है और R 35 भी है। ठीक है, रेशियो हमारे पास 5:2 का है। तो सभी को पता है कि इसको हम कैसे निकालते हैं, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ये एक 35 है रेशियो गिवन है तो दूसरा कितना होगा उसको हम फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। पहले 5 की बात करते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5/7 इंटू में ऐसा क्या हुआ होगा कि हमें पहला नंबर क्या मिल गया 5 के लिए, 5 ही तो रेडियस दिया हुआ था ना, 5 हमें 35 मिला। ठीक है, ये हमारे लिए क्या आएगा, वो टोटल आएगा जिसमें से ये पार्टीशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 7 जा 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 जा 49, x इज इक्वल्स टू 49। मतलब ये वो नंबर है जिसमें से एक को 35 दिया गया तो दूसरे को बचा हुआ पता ही है आपको h कितना हो जाएगा। 49 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 इधर का 9 उधर का, 9 5 14, ये आपका हो जाएगा 40। क्लियर है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ से मिल गई। फिलहाल और भी आपके पास ऑप्शन है करने के, फिर तो हम लोग आते हैं हाँ सीधा फॉर्मूले पे। 2 इंटू 22 अपॉन में 7, r आपके पास दिया हुआ है 35 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35 प्लस में 40, ये हो जाएगा आपका 7 5 जो 35, ये हो गया 44 इंटू में 5 और ये हो जाएगा आपका 5 4 9 3 और 1 4, 49 5 चौक 20 कैरी 2 और ये हो गया 22 इंटू में 49। 49 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 50 माइनस 1। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करा देखते हैं इसको, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 वहाँ 11, 2 0 और लग जाएंगे, माइनस का 2 2 0, ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सिंपली, 1 1 0 0 0 और ये हो जाएगा 2 2 0। ये आपका हो गया 0, 8 में 10 में 2 आपका 8 हो गया, यहाँ पर 10 था 9 है, 9 में 2 7 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 10, 10780 आपका इसका करेक्ट आंसर हो। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48, oil of a certain company is available in tins, टीन जो होते हैं, of two shapes, square base of side 16 centimeter with height 12 centimeter and circular base of radius 10 centimeter and height 10 centimeter, which tin has more oil and how much more in centimeter cube। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा तेल होगा, सिंपल सी बात है। पहला जो स्क्वायर बेस है वो आपका साइड उसमें तो 16 दे रखा है, लेकिन हाइट मतलब पहला जो स्क्वायर शेप इन्होंने बता रखा है, पहला जो शेप है वो आपका है क्यूबॉइड। ठीक है, और दूसरा जो आपका शेप है वो है आपका सिलेंडर। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड में जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका LBH। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ तो आपका 16 16 हो जाएगा, H कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ, ये तो पहले वाली की बात हो गई। सेकंड अगर सिलेंडर की बात करते हैं तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू इन्होंने बोल रखा है 3.14 यूज करने के लिए, तो कर लेते हैं। आर स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और एच आपका भी यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो इसका तो हो जाएगा 314 और ये हो गया 0, इसका कितना हो जाएगा 256 इंटू में 12।
और सॉल्व कर लेते हैं। 12 छंग 72 कैरी 7, 12 पंचे 60, 67 का 6 और 12 दूने 24, 24 और 6 30। ठीक है, तो ये हो गया 3072, ये हो गया 3140। ज्यादा किस में आने वाला है, सर्कुलर में या फिर स्क्वायर बेस वाले में, एक क्यूबॉइड कह सकते हैं उसको। तो ज्यादा आएगा भैया आपका सर्कुलर वाले में। तो ये दो ऑप्शंस तो आप पहले उड़ा दीजिए। कितना ज्यादा आएगा उसमें से माइनस कर लो भैया 3072 में से। 10 में 2 आपका 8 हो गया, 3 7 6 13, 6 बचेगा, ये 0068 68। ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। वैल्यू ऑफ 49, वैल्यू ऑफ मीन मीडियन और माइनस में मोड ऑफ द डाटा। अब इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 देखने को मिल रहा है, 2 के बाद 3 है, 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 3 और 3। फिर 4 आपको नहीं देखने को मिलेगा, 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, 8 2 टाइम्स है, 3 3 6 3 9, 3 और 3 6 3 9। ऑब्जर्वेशन सारे करेक्ट है। मीन की बात करते हैं तो मीन हमारा कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। तो 8 8 16, 16 और 7 आपका 23, 23 और 6 आपका हो जाएगा 29, 29 5 34, 34 और 3 37, 37 3 40, 43 और 45 डिवाइडेड बाई टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 9, ये कितना हो गया 5। मीन तो आपका आ गया 5। मीडियन, मीडियन के लिए आपके टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड है, 9 है, तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5। मीडियन आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, मीडियन 5 हो गया। क्लियर है। फिर अभी क्या हो रहा है इसमें, मोड, मोड मतलब जो सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है वो है 3। मोड आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। मीन को ऐड करेंगे हम लोग मीडियन से, तो 5 में 5 माइनस में 3, 10 माइनस 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। A student obtained a total of 630 marks in 5 subjects in an examination. Marks obtained in Hindi, पहले हिंदी है, इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, when shown in a pie chart by making central angle 65 डिग्री, 53, 85, 81, 76 respectively। मतलब पहले सब्जेक्ट का पहला ऐसे सीरियल वाइज दिया। How many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? हाउ मेनी मोर मार्क्स, कितना ज्यादा उसको पाना चाहिए था। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं हिंदी का, फिर हम निकालेंगे मैथमेटिक्स का। तो हिंदी में अब उसको सेंट्रल एंगल कितना है 65, तो कितना नंबर उसको मिला वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 65 मार्क्स पहले इसको देख लेते हैं, ये 360 हो रहा है कि नहीं। 5 3 8, 8 5 13, 14, 14 6 20, कैरी 2, 7 2 9 और 9 और 8 आपका हो जाएगा 17, 17 और 8 25, 5 30, 6 36, 360 करेक्ट है। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैथ्स के मार्क्स, हिंदी का है तो हिंदी के मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, पहले हिंदी दिया हुआ 65। ठीक है, तो हिंदी के मार्क्स के लिए आपको करना है 65, टोटल कितने में से 360 डिग्री में से, और कितना नंबर है टोटल 630। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका मार्क्स आएगा वो हिंदी का मार्क्स आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, ये आ गया 7 5 जा 35, कैरी 3, 42 3 45, 455 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 15, 4 3 12, 4 3 जा 12, 3 30, ठीक है 113.7 मार्क्स हिंदी में मिला है। मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स तीसरे नंबर में, मतलब 85 डिग्री। तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे, मैथ्स के लिए हमारा हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 360 और इनटू में कितना है 630। ठीक है, तो 0 से 0 पहले काट लो और इसको करोगे तो यहाँ पर हमारा 4 आएगा, 9 4 जा और 9 7 जा। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ये अलग है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 5 जा 35, अभी तो कैंसिल होगा नहीं, 7 5 जा 35, कैरी 3, 8 7 56, 56 और 3 हो गया 6 3 9 659 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 35,
4 7 जा 4 8 जा 32 और 3 बचेगा फिर से 4 7 जा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 148.7 113.7 और 2 आएगा 7 के बाद, चलो ठीक है, वो तो ये हो गया 0.8 में 3, ये हो गया हमारा 5, 4 में 1 3 35। ठीक है, 35 आएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहाँ से अपना पेडागोजी का पार्ट शुरू हुआ। पेडागोजी, अगले 10 क्वेश्चन हम अपने पेडागोजी से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पेडागोजी का। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, one of the main aims of upper primary school mathematics teaching is help student understand that mathematics is a difficult subject। नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करना है भाई। किसी को अगर आप उसको डराना हो तो आप ये काम कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। इनकलकेट डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट। एक मिनट, इसकी मीनिंग, विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करना। नहीं, अनुशासन अभी यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं इस ऑप्शन को। थर्ड है हेल्प स्टूडेंट डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग टू हैंडल अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आप उनको हेल्प कर सकते हो। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इन फ्यूचर। आप उनको डायरेक्ट इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये ऑप्शन यहाँ पर उतना सही नहीं है। और इन दोनों ऑप्शंस में आपका थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। A specific instant that shows a mathematical generalization to be false is to be false। कोई भी मैथमेटिकल जनरलाइजेशन जिसको हम गलत मतलब एक तरीके से गलत दर्शाना, प्रूफ में ऐसा होता नहीं, कंजक्चर में गलत नहीं दर्शाया जाता, वेरिफिकेशन थ्रू एन एग्जांपल नहीं, काउंटर एग्जांपल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। काउंटर एग्जांपल हम देते हैं जब हमें किसी भी चीज को गलत साबित करना होता है, जिसके बारे में हम पहले कुछ क्वेश्चंस में बात भी किए हैं और पहले ही क्वेश्चन में बात किए हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। A mathematics teacher gave a statement in her class that in a triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two side। पाइथागोरस थ्योरम की बात एक तरीके से उन्होंने की है, जो मैथमेटिक्स टीचर है हमारे। One of the student disagreed with this statement, then teacher initiated the discussion in her class। Her aim is to, पहला ऑप्शन आपका इनकरेज द शाई स्टूडेंट इन द क्लास टू स्पीक, ये ऑप्शन नहीं कह सकते। पास द रिमेनिंग टाइम टू द लेक्चर, ये भी बिल्कुल नहीं है। हेल्प स्टूडेंट्स टू रियलाइज दैट इन मैथमेटिक्स देयर कुड बी अ डिसएग्रीमेंट, क्योंकि बात सही है, डिसएग्रीमेंट की बात आती है तो उसमें भी एक तरीके से क्या करना है, हेल्प करना है बच्चों की। इस ऑप्शन को रखते हैं। सी विच स्टूडेंट वर मोर अटेंटिव इन लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास, ये ऑप्शन भी यहाँ पर उतना नहीं सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को ये भी रियलाइज कराना है कि कभी कभी सही चीजों में भी गलत एक तरीके से डिसएग्रीमेंट बच्चों की हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इन चिल्ड्रन। अबैकस का यूज करके हम उसको कर सकते हैं। नॉट हेल्पफुल की बात की गई है। जियोजेब्रा, यहाँ पर अगर जियो बोर्ड होता, जियो बोर्ड, तो जियो बोर्ड उसमें इस्तेमाल हो सकता है। जियो जेब्रा एक सॉफ्टवेयर होता तो ये उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नॉट हेल्पफुल की बात की गई है तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्या कह रहा है? अभिषेक इज एन एलिमेंटरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर। ही रीड्स वेरियस बुक्स ऑन मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड अल्टरनेट कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस of children in mathematics. He focuses on various strategies to teach different topics in every class. Which of the following is least appropriate for Abhishek? He is preparing for an upcoming school inspection, हो सकता है least ये। He is focusing on developing pedagogical content knowledge, नहीं ये तो बिल्कुल least appropriate नहीं, most appropriate बात हो जाएगी। He is focusing on developing
सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, ये भी बात ठीक है। ही इज फोकसिंग ऑन लर्निंग न्यू मेथड टू सॉल्व टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ये भी बात ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा, लीस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या कह रहा है ये? क्लास 7th मैथमेटिक्स टीचर टेल हर स्टूडेंट दैट दे विल डू अ मैजिक इन द क्लास टुडे। ठीक है, द टीचर आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट टू चूज एनी 2-digit नंबर एंड रिवर्स द डिजिट टू गेट अ न्यू नंबर, देन शी आस्क to add these two numbers and divide the sum by 11, and then she asked what did you get. The most appropriate aim to perform this activity is to provide some leisure time in the class, nahi, to make the lecture joyful, कह सकते हैं to engage a student in the class while she is busy in some work, ये बात भी गलत हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। to let student explore various properties of number and pattern, टू लेट स्टूडेंट एक्सप्लोर वेरियस, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है, कौन सा? टू मेक लेक्चर जॉयफुल या टू लेट स्टूडेंट्स, नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके पैटर्न क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो सकती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट उसका एम हो। नेक्स्ट आते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। व्हाइल टीचिंग data analysis, the most appropriate strategy as a part of classroom practice to develop students' understanding would be role play, test, quiz, survey. डाटा एनालिसिस के लिए आपको बाहर निकलना होता है, सर्वे करना होता है किसी ना किसी चीज का, ठीक है, तो रोल प्ले से यहाँ काम नहीं चलने वाला, ना टेस्ट है ना क्विज से, सर्वे आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58. Misconceptions arise due to incorrect understanding of mathematical concept. How can a teacher help her student with their misconceptions? By not interfering at all, नहीं, ये बात बिल्कुल इंटरफेयर भी ना किए कैसे बता सकता है? By demonstrating correct procedures followed by revision, कह सकते हैं। By observing their work and talking to them to know their understanding, ये ऑप्शन भी ठीक है। by suggesting some good books for practice, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। demonstrate correct procedure followed by revision, और ये वहीं पर खत्म करना है उस कहानी को, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स कैनॉट बी डन थ्रू टर्म एंड एग्जामिनेशन। लास्ट ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा FA नहीं होता है, SA होता है। ठीक है, तो नॉट की बात की गई थी, इसलिए ये हमारा यहाँ पर गलत होगा, सही माना जाएगा लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और आखिरी 60th क्वेश्चन मींस हमारा पेडागोजी का आखिरी क्वेश्चन। Ikaya is an elementary school mathematics teacher. The achievement of girls in her mathematics class has been better than the achievement of boys throughout the year. Ikaya should reflect upon her classroom practice and the participation of students in her mathematics class. बिल्कुल उस पर देखना चाहिए। अभी इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ने में रखते हैं। बी सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड हो भाई, क्यों नहीं कर रहा उस पर, उसको ध्यान देना चाहिए। नॉट बॉदर एज इट इज नेचुरल टैलेंट ऑफ गर्ल्स, ये भी ऑप्शन गलत होगा। मेक द बॉयज इन हर क्लास प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, फिर ये एक तरफा हो जाएगा कि मैडम आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दे रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपने 60 क्वेश्चंस का पूरा जो सीरीज थी, वीडियो लेक्चर था, वो हमारा खत्म हुआ। पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं हम लोग अपने डे 11 के साथ।